अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। आज थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आपके टॉपिक की जो मेन हेडिंग है वो उसने लिखी है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अब पीरियोडिक टेबल में ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एटम्स हैं या उनका एटॉमिक रेडियस क्या है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो वो पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स में कैसे चेंज होती हैं, उनमें वेरिएशंस क्या आती हैं। वेरिएशंस का मतलब है उनमें क्या चेंज आ रहा है, वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले वो कहता है periodicity इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अकर ड्यू टू द रिकरेंस ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल्स। कहता है जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान periodicity क्यों आती है, यानी प्रॉपर्टीज़ बार बार कुछ वक्फे के बाद रिपीट क्यों होती है। तो उसकी वजह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो रिपीट हो रही है, वो बार बार रिपीट हो रही है। इस वजह से प्रॉपर्टीज़ भी बार बार रिपीट हो रही हैं। इस चीज़ को कहते हैं periodicity। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, 4 उसने यहाँ पे मेंशन की हैं। पहले नंबर पे है एटॉमिक रेडियस, फिर है आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आखिर में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज़ नो डेफिनेट लिमिट। अब हमें ये बात मालूम है कि जो एटम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में दो चीज़ होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बाहर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब वो कहता है कि जो एटम है ना उसकी एक कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट का मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते कि ये एटम का प्रॉपर साइज़ क्या है, इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली। तो सिर्फ एक एटम की अगर बात करें ना, उसका हम एग्जैक्ट साइज़ नहीं बता सकते कि ये इतने मीटर का है या इतने इसका फासला है। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम एंड इट इज़ बाउंडेड टू एन आइडेंटिकल एटम। लेकिन कहता है ये हो सकता है कि अगर दो एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है ना, तो तब हम उनके न्यूक्लियस के दरमियान का फासला मेजर कर सकते हैं। मसलन ये देखें, अब दो एटम है एक जैसे ही हैं। अगर ये हाइड्रोजन का है तो ये भी हाइड्रोजन का होगा, ये अगर ऑक्सीजन का है ये भी ऑक्सीजन का है। इन दोनों के दरमियान ना बॉन्ड बना हुआ है। अब ये इस पहले एटम का न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये ग्रीन वाला दूसरे एटम का न्यूक्लियस है सेंटर में। अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना, दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान फासला, अगर हम उसको आधा कर देंगे ना तो वो एटम का क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, और उसको क्या नापते हैं, एटॉमिक रेडियस का। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने इस फासले को ना आधा कर दिया। जब वो आधा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक एटम का हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, एटॉमिक रेडियस का। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम्स। कहता दो एक जैसे एटम्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, उनके जो न्यूक्लियस है ना उनके दरमियान जो फासला है अगर उसको आप आधा कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन पी एम। अब ये जो पी एम है इसको कहते हैं पिकोमीटर, और पीको का मतलब होता है 10⁻12, तो इसका यूनिट क्या है, पिकोमीटर। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम इज़ 154 पिकोमीटर। कहता है दो कार्बन के एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, मसलन अगर ये है एक और दूसरा ये है, तो उनके जो न्यूक्लियस के दरमियान फासला है वो है 154 पिकोमीटर। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, एटॉमिक रेडियस। तो हम इसको क्या करेंगे, दो पे डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस दैट इज 77 पिकोमीटर देयर फॉर द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो ये जब आधा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 77। तो ये जो 77 है ये कार्बन के एक एटम का हमारे पास क्या आ गया, एटॉमिक रेडियस आ गया। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम। जो एटॉमिक रेडियस है ना उसको एक और नाम भी दिया गया है, उसको कहते हैं कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम फासला मेजर कर रहे हैं दो एटम्स के दरमियान, वो दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसलिए इसको कोवेलेंट रेडियस भी कहा जा सकता है। अब इस टॉपिक का अगला हिस्सा हम देखते हैं, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स की। जो एटॉमिक रेडियस है ये पीरियड में क्या चेंज करता है, यानी पीरियड में जाके ये इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, इसमें वेरिएशन क्या आएगी। तो कहते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जब हम ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे ना पीरियड के अंदर, तो कहता है जो एटम का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। अगर आप देखें ये आपके सामने एक पीरियड उसने दिया हुआ है, ये सेकंड पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। इसका पहला एलिमेंट है लिथियम, फिर है बी, फिर है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अगर आप गौर करें तो लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू है 152,
और जब आप इधर को मूव कर रहे हैं राइट साइड पे तो एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है और एन की वैल्यू कितनी आ रही है 69। तो इसका मतलब जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एटॉमिक रेडियस की। इट इज़ बिकॉज एज वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियॉन इन द सेकेंड पीरियड वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर मोस्ट शेल। अब इससे होता क्यों है, एटम का जो साइज़ है वो कम क्यों हो रहा है? नंबर वन बात वो ये कर रहा है कि जैसे ही हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे ना तो जो शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। दिस चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम +3 टू +10। और जो न्यूक्लियस है उस पर हमें पता है प्लस का चार्ज होता है, वो भी बढ़ता जा रहा है। वो +3 अगर Li में था तो +10 किस में हो जाएगा, नियॉन में हो जाएगा। तो ये जो चार्ज बढ़ रहा है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़ोर से खींचना शुरू कर देगा। जितना न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा उतने ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा और जब वो ज़्यादा दूर से खींचेगा तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हेंस द साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। तो जब उसका न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज़ोर से खींचना शुरू कर दिया जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम होता चला गया। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप के ग्रुप्स के अंदर एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सम एटम्स इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कहता है जो एटॉमिक रेडियस है ना वो ऊपर से जब हम नीचे मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो वो बढ़ता है, पीरियड में वो कम होता है लेफ़्ट टू राइट, जबकि ग्रुप में वो ऊपर से नीचे बढ़ता है। अब इसकी रीज़न क्या है कि ये एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे की ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं ना, जैसे लिथियम के बाद क्या आ रहा है, सोडियम, तो एक शेल का इजाफा हो जाता है। अगर लिथियम में सपोज 2 शेल थे तो सोडियम में 3 हो जाएंगे, पोटेशियम में 4 हो जाएंगे। तो यानी हर स्टेप के बाद एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। जैसे ये देखिए ये सोडियम है, सोडियम के अंदर यहाँ पे 3 शेल उसने दिए हुए हैं तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 3 शेल के अंदर अरेंज है। तो हम जब पोटेशियम पे मूव करेंगे तो एक और शेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हर स्टेप के बाद एक शेल बढ़ रहा है। इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल इज़ बीइंग एडिड इन द सक्सेसिव पीरियड डाउन द ग्रुप। यानी हर पीरियड में जब हम मूव करेंगे अगला पीरियड आएगा तो एक शेल का इजाफा हो चुका होगा। एंड द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। और दूसरी बात यह है कि जो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसकी और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी बढ़ रहे हैं। यानी सोडियम के दरमियान सपोज अगर 10 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के और न्यूक्लियस के दरमियान, तो पोटेशियम में हो सकता है 12 हो जाए। तो दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की कशिश है ना अपने सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो एटम का साइज़ है वो बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो एटॉमिक रेडियस में हमने मेन बातें ये पढ़ी हैं कि एटॉमिक रेडियस बेसिकली एक न्यूक्लियस से जो एटम है उसके सबसे बाहर वाले शेल के दरमियान का फासला होता है। एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट कम होता है और जो ग्रुप की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। सेकंड टॉपिक हमारा आज का है आयनाइजेशन एनर्जी। हम इसको पहले समझते हैं कि ये क्या होती है। अब मेन बात हमें मालूम है कि कोई भी एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो शेल्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये सोडियम का एटम है, सोडियम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स की फॉर्म में अरेंज है। आप देखें तो इसके 3 शेल्स हैं। जो इसका तीसरा शेल है ना सबसे बाहर वाला उसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल भी कहा जाता है। तो किसी भी एटम में मौजूद सबसे बाहर वाला शेल उसको कहते हैं वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। अब सोडियम के वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम चाहें इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से बाहर निकालना, यानी वो एटम इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तो उसके लिए ना हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो एटम है उसके अंदर वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है आखिरी शेल में वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दें, इस एटम के अंदर से निकाल दें, तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर इस एटम से बाहर निकल आएगा। इस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की वो मिकदार है रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, जिसकी वजह से हम एक वैलेंस शेल में यानी सबसे आखिर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड है, यानी ज़्यादा ज़ोर से वो बंधा हुआ नहीं है। तो उसको जो निकालने के लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी।
When there is only one electron present in the valence shell, the energy required to remove it is called first ionization energy। कहता अगर तो आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम में आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को निकालना पड़ेगा हमें, दो तो है नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको क्या नाम दे देंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यूज़ हो रही है, इसलिए इसको कह रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जॉल पर मोल, ये इसका यूनिट है कि ये किलो जॉल पर मोल में हम इसको शो करते हैं। अब यहाँ पर उसने मिसाल दे दिया सोडियम की। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज़ 496 किलो जॉल पर मोल। जैसे सोडियम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, उसको बाइंड निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी है, 496 किलो जॉल पर मोल। तो ये एनर्जी हम देंगे तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाइंड निकल आएगा और पीछे जो बचेगा उसको हम कहेंगे सोडियम प्लस चार्ज आ जाएगा उस पर। When there are more than one electrons in the valence shell, they can be removed one by one, providing more and more energy। लेकिन कहता है अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है, मसलन 2 हैं 3 हैं, तो हमें उनको बारी बारी निकालना पड़ेगा। पहले हम पहला निकाल लेंगे, उसके लिए कुछ एनर्जी देंगे, फिर हम दूसरा निकाल लेंगे, उसके लिए और एनर्जी देंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। जैसे मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम एटम दैन द सेकंड वन। तो कहता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ना, उसके लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस अब इसको और ज़ोर से खींचेगा अपनी तरफ। तो अगर आप इसका इक्वेशंस देखें तो मैग्नीशियम हमारा एलिमेंट है या एटम है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो पीछे का बच गया Mg पॉजिटिव, और इसके लिए जो एनर्जी हमने खर्च की है वो कितनी की है, 737 किलो जूल पर मोल। अब हम चाहते हैं कि जो Mg प्लस है ना, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक हमने निकाल लिए। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, तकरीबन डबल, कितनी, 1450 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी देंगे तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी एटम से बाहर निकल आएगा। अब हम देखते हैं इसकी वेरिएशन, यानी ये पीरियड या ग्रुप में इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। कहता है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज़। ये कहता है रिलेट, यानी डिपेंड कर दिया है जो अभी हमने एटॉमिक रेडियस पर है या एटॉमिक साइज, उस पर डिपेंड करती है। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ एन एटम, द स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स एंड हायर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कहता है जितना एटम का साइज़ छोटा होगा ना, उतना ही न्यूक्लियस के अंदर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस उसको और ज़ोर से खींच रहा है। तो इसका मतलब अगर एटम का साइज़ कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू दस इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो लिहाजा भी हमने जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम होती है, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप पीरियड देखें, ये सेकंड पीरियड है, लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं लिथियम से Ni की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखिए बढ़ रही है। पहले 520 थी, पीरियड 99 हो गई, तो करते करते ये 2081 पर पहुँच गई है। तो इधर को साइज एटम का कम हो रहा है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह अगर हम ग्रुप की बात करें ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे हमने बात की थी एटम का जो साइज़ है वो बढ़ता है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, तो उल्ट रिलेशन है। अब ये टेबल में देखें, लिथियम से अगर हम नीचे को मूव करें सीजियम की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।